Hello everyone and welcome to the first class of biology for class 11th. I am Arindam Paricha, lecturer in biology, and I welcome you to this class. Now as you can see on your screens there is the front page of your class 11th book, that is NCERT book of biology. So in today's class we'll just be going through the introduction. This is the first class. We'll just deal with the introduction. हम लोग सिर्फ introduction के बारे में थोड़ा discuss करेंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बायोलॉजी के रिलेटेड टर्म्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सो जस्ट बी विथ मी. सो विल स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी. आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन. Now the course of biology that you will be studying in class 11th is as follows. It is on your screens. बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा कोर्स सिलेबस के साथ थोड़ा एक्वेंटेड कर लेता हूँ. आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हमें साल भर में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं. ओके, सो योर फर्स्ट ईयर कोर्स सिलेबस दैट इज फॉर क्लास 11th हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. द फर्स्ट यूनिट इट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, that consists of 4 different chapters. Chapter 1 the living world, chapter 2 biological classification, chapter 3 plant kingdom and chapter 4 animal kingdom. ओके, तो ये हैं आपके पहले 4 चैप्टर्स यूनिट 1 के. और इन चारों चैप्टर्स में हम लोग ज्यादातर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, किंगडम क्लासिफिकेशन, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा लेंदी हो सकता है एंड फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट और एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये वाला आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा. नाउ द सेकंड यूनिट it is structural organization in plants and animals. Okay, that consists of 3 chapters. Chapter 5 morphology of flowering plants, chapter 6 anatomy of flowering plants, and chapter 7 structural organization in animals. So in this unit we'll be discussing mainly about the morphological and anatomical structure. तो इसमें हम लोग ज़्यादातर plants और animals के बारे में ही discuss करेंगे. We are not going to concern with the microorganisms here. तो उनका जो एनाटोमी है, मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में. यूनिट 3 it is cell structure and functions. It comprises of 3 chapters again. That is chapter 8 cell the unit of life, chapter 9 biomolecules, and chapter 10 cell cycle and cell division. तो ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला यूनिट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये यूनिट आपका फंडामेंटल है बायोलॉजी का. अब बायोलॉजी का जितना भी कोर्स सिलेबस पढ़ेंगे, वो क्लास 11th का हो या फिर क्लास 12th का हो, वो कहीं ना कहीं इन चैप्टर्स के साथ ही रिलेटेड होगा. तो ये 3 चैप्टर्स आपको फंडामेंटली क्लियर रखने हैं, अदरवाइज आपको आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. Now the next unit, that is unit 6. It is plant physiology, comprising of 5 different chapters. Chapter 11 transport in plants, chapter 12 mineral nutrition, chapter 13 photosynthesis in higher plants, chapter 14 respiration in plants, and chapter 15 plant growth and development. तो ये पूरा चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी पे ही है. फिजियोलॉजी मतलब द फंक्शनिंग पार्ट यू कैन से. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल्स में आज के ही टॉपिक में. फिजियोलॉजी क्या होता है और कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है. तो प्लांट के जितने भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में. तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से ज़्यादातर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे साइकिल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको समझने पड़ेंगे. डिफरेंट थ्योरीज एंड फिनोमिनन्स आर देयर, so that is why it is important. Now the last unit, it is unit 5, that is human physiology. जैसे आपका यूनिट 4 था प्लांट फिजियोलॉजी, अब यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी.
That includes chapter 16, digestion and absorption, chapter 17, breathing and exchange of gases, chapter 18, body fluids and circulation, chapter 19, excretory products and their elimination, chapter 20, locomotion and movement, chapter 21, neural control coordination, and chapter 22, chemical control coordination and integration. Now this complete unit is about human physiology. आप इसको systems की तरह याद रख लीजिए, आपके लिए easier होगा. जैसे आपका चैप्टर 15 है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड है, चैप्टर 17 है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चैप्टर 18 सर्कुलेटरी सिस्टम, चैप्टर 19 एक्सक्रीटोरी सिस्टम, चैप्टर 20 लोकोमोटरी सिस्टम, चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है ये बेसिकली डील करता है आपके नर्वस सिस्टम के साथ. ठीक है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम है. और सबसे आखिर वाला जो चैप्टर है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, वो भी एक सिस्टम ही है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो इसको आप सिस्टम्स की तरह याद रख लीजिए, आपके लिए इजियर होगा. तो उसको तो हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ही क्लास 11th कोर्स सिलेबस में. सो दिस इज ऑल दैट यू विल बी स्टडिंग फॉर योर 1 year ऑफ क्लास 11th कोर्स सिलेबस. तो आई थिंक आप लोग इसके साथ थोड़ा एक्वेंटेड हो गए हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज यूनिट 1 से. ठीक है, यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. Chapter 1 the living world, chapter 2 biological classification, chapter 3 plant kingdom and chapter 4 is animal kingdom. Okay, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से जो है लिविंग वर्ल्ड. बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है, द एनसीईआरटी बुक दैट यू पीपल आर हैविंग, उसको आप बहुत डिटेल्स में बहुत थोरोली पढ़िए, क्योंकि उसमें से हर एक वर्ड हर एक स्टेटमेंट एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है. ठीक है, और ये बेस है. एनसीईआरटी बुक जो है आपका वो बेस है आपके सारे टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे जो मैं पहला स्लाइड आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा साइड टॉपिक है. आपको बहुत सारे चैप्टर्स में, जितने भी एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर्स हैं, उनमें साइड में आपको एक फ्रेम में ऐसे कुछ छोटे छोटे एनोटेशंस मिल जाएंगे और इनका सिग्निफिकेंस रहता है. बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको स्किप कर लेते हैं. यू डोंट गो थ्रू दिस स्मॉल बॉक्सेस प्रेजेंटेड ऑन वन साइड ऑफ योर पेज, यू स्किप देम. डू नॉट स्किप देम बिकॉज इवन दे आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो ये पहला वाला है आपका. सो द पिक्चर दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज ऑफ अर्नेस्ट मेयर, 1904 to 2004. Now this person he has made a very substantial contribution to the field of biology. तो इसीलिए उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. He was born on 5th of July 1904. Okay, तो उनका बर्थ हुआ था in 1904. That is he was born on 5th of July in Germany. ठीक है, and he studied his in future he studied in the Harvard University on the evolutionary biology field, and he was called as the Darwin of the 20th century. I think you people are aware by the name of Charles Robert Darwin, or simply known as Darwin. He is known as the father of evolution. Evolution के बारे में हमें जितना कुछ भी पता है वो उन्हीं से पता है. and उनको ये डेजिग्नेशन देने का मेन रीजन है बिकॉज ऑफ हिज वर्क. ठीक है, तो वो एक बुक पब्लिश किए थे, सिस्टमैटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओके, मैं उस बुक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे. ये कुछ एडिशनल डाटा है, आप लोग उसको लिख लीजिए, इट विल बी इम्पोर्टेंट. आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. सो ही रोट ए बुक. व्हाट इज द बुक? सिस्टमैटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. Okay, so this is the name of the book which he had written. In the year, आप year भी mention कर सकते हो, that is 1942. Okay, so in this year he wrote this book, and in this book he actually described about species. Species आप लोग हिंदी में उसको प्रजाति बोलते हो. एक स्पीसीज क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो पहली बार इस स्पेसिफिक अपने बुक में मेंशन किए थे. और वो इवोल्यूशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, तो इसीलिए उनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है. एंड ये उनके बारे में थोड़ा बहुत है.
like Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Science in the year 1953 and retired in 1975, assuming the title. ये देखिए, ये जो है ये टाइटल है, मतलब उनका उपाधि है, वो किस पोस्ट पे थे? अलेक्जेंडर Agassiz, Professor of Zoology Emeritus. So throughout his early nearly 80-year career, his research spanned ornithology. तो ये कौन कौन से ब्रांच पे स्टडी किए थे? पहला था ornithology. Ornithology means the study of birds. Okay, the specific branch जिसको हम लोग ornithology बोलते हैं, ये है आपका study of birds, right? Taxonomy, geography, evolution, systematics, history and philosophy of biology. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं. टेक्सोनॉमी इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जूलॉजी भी डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, इन सब के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो ये उनका एरिया ऑफ कंसर्न था. He single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that is today. तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि वो इवोल्यूशन पे काफी रिसर्च किए हैं और उसी के चलते उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है. He also pioneered the currently accepted definition of the biological species. So the term species, this is a very important term. ये जो वर्ड यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टोटल फ्रेमवर्क इसी के डेफिनेशन पे ही डिपेंड करता है. ठीक है. सो मेयर वाज अवॉर्डेड 3 prizes widely regarded as the triple crown of biology: Belgian Prize in 1983, International Prize for Biology in 1994, and Crawford Prize in 1999. And he died in 2004 at the age of 100. Okay, so this is about Ernest Mayr, who is also known as the Darwin of 20th century. तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए रहते हैं आपके बुक में, इसको थोड़ा आप लोग ओवरलुक कर लीजिए, इसको स्किप मत कीजिए. ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दिया. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आज के क्लास में मैं डायरेक्टली तो टॉपिक में आपको डील नहीं करूंगा. आई विल गिव यू एन आइडिया, a brief idea about certain terminologies. See, in the field of biology, you have to remember many terms. बहुत सारे terms आपको याद रखने पड़ेंगे और ये terms बहुत important role play करते हैं while you are studying biology. तो आज मैं आप लोगों को terms बता दे रहा हूँ, आप एक बार इनके साथ acquainted हो जाइए. इसके बाद जो भी बायोलॉजी क्लास होगा मैं उसमें आपको टर्म नहीं बताऊंगा. ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू द टर्म, उसका मीनिंग आपको खुद पता होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मैं फिर बायोलॉजिकल स्टेटमेंट्स में ही बात करूंगा. एंड कीप एन हैबिट, ये हैबिट आप पहले से बना लीजिए फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ. आप ये हैबिट बना लीजिए कि आप टर्मिनोलॉजीज ही यूज करेंगे जब बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. So keeping that into mind, students, let's start the terminologies in biology. सबसे पहला टर्म बायोलॉजी ही है. Biology itself is a term. ठीक है. Here you need to remember one more thing. Remember, most of the terms used in biology will be either of Greek origin or of Latin origin. जितने भी biological words आपको मिलेंगे सब either Greek origin के होंगे या फिर Latin origin के होंगे. तो उसका meaning आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. ठीक है. Now let's define biology. It is a branch that deals with the study of living organisms and life. Bio or bios means life. Logos means study of or knowledge of. So to study something or to know something, it is logos. और यहाँ पे हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसीलिए इस ब्रांच को बोला जाता है बायोलॉजी. It is a branch that deals with the study of all different living organisms. दुनिया में जितने भी living organisms हैं सबका study. And life, मतलब वो प्रोसेस जिससे हम लोग जिंदा हैं, उसका भी स्टडी को बायोलॉजी बोला जा सकता है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ बायोलॉजी के बारे में दो स्पेसिफिक नाम आप याद रख लीजिए. द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. ओके. तो एरिस्टोटल, ही वाज अ वेरी रिनाउंड फिलोसोफर and he was the first person to actually classify living organisms and give a detailed account of certain organisms. तो पहली बार वो क्लासिफिकेशन किए थे और उनको आइडेंटिफिकेशन किए थे, इसलिए एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी. और ये जो वर्ड आप बायोलॉजी देख रहे हैं अभी,
याद रखिए ये टर्म पहले नहीं था, दिस वर्ड वाज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग, ठीक है। एक्चुअली पहले इसको नेचुरल साइंसेस बोला जाता था, आज जिस चीज को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं उसको नेचुरल साइंसेस बोला जाता था। तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये टर्म है, ये कहां से आया? This biology term was coined by Jean-Baptiste de Lamarck in the year 1802. Actually, multiple scientists मिला के ये नाम दिए थे, हम लोग जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क बोलते हैं, but besides that, a few more scientists have also helped in coining this term called as biology. तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। और किसने कॉइन किया था ये टर्म, किसने इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म? जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। ओके, नेक्स्ट वन। There are three major branches of biology actually. तो यहाँ पे बायोलॉजी के तीन मेजर ब्रांचेस हैं. The first branch is called zoology, study of animals. The second branch is botany, that is the study of plants. And the third branch is microbiology, that is the study of microorganisms. तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, आइदर वो एनिमल्स होंगे या फिर प्लांट्स होंगे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो बेसिकली हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस हम लोग तीन अलग अलग मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिवाइड कर दिए हैं. एक है जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स. दूसरा है बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स. और तीसरा है आपका माइक्रोबायोलॉजी, विच इज स्टडी ऑफ microorganisms. So these three terms you need to remember. Okay. और फिर ये बाद में और डिवाइड हो जाता है. जूलॉजी डिवाइड हो जाएगा इनटू हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, बॉटनी डिवाइड हो जाएगा इनटू हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस, माइक्रोबायोलॉजी सिमिलरली हैज इट्स हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस. तो वो फिर फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन ये तीन मेजर ब्रांचेस हैं. ठीक है. Now the next term that you need to understand is biodiversity. तो जैसे हम लोग बताए कि ये तीन ब्रांचेस हैं, तो there are millions and millions of different kinds of living organisms in the world. मतलब वैरायटी टाइप के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे. अगर आप एनिमल्स देखते हैं तो वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्लांट्स देखते हैं वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं. सिमिलरली एनिमल्स होते हैं, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, तो कुछ पेड़ पे रहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल ले लीजिए, वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, एल्गी हो सकता है. तो दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. ओके, सो दिस डाइवर्सिटी और वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो इनका जो डाइवर्सिटी है उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. राइट ना. इसी के रिलेटेड एक और टर्म है जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टमैटिक्स. अब इतने सारे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर आर millions and millions of living organisms, so there should be a specific way of understanding them and arranging them, right? So that branch is called as systematics. यहाँ पे एक और ब्रांच हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, systematics. Systematics is a branch of biology dealing with study of biodiversity and systematic arrangement. Okay, तो ये जो होता है ब्रांच आपका सिस्टमैटिक जिसे बोला जाता है, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, उनको कैसे अरेंज किया जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबको प्रॉपर्ली अरेंज करना, उनको क्लासिफाई करना, उनका टेक्सोनोमिक स्टडी करना, दैट इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड वेरी नेसेसरी फील्ड इन बायोलॉजी. ठीक है. So these are some of the terms. The next term that we'll be discussing is taxonomy. Taxonomy can be defined as the branch of biology that deals with the study of identification, classification, and nomenclature of living organisms. Right? So, what is taxonomy? Taxonomy is that branch of biology, वो branch है biology का जो किन किन चीजों के साथ डील करता है. आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपको पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना पड़ेगा, वो किस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस किंगडम को बिलोंग करेगा या फिर किस फाइलम में जाएगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको. ठीक है. अब आइडेंटिफाई कर लिए तो उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. Will you put it into plant kingdom, or will you put it into animal kingdom, or you will put it into the microorganism categories. तो उसमें किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है. ठीक है. अब क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है, नोमेनक्लेचर.
Now this word nomenclature means the process of scientific naming. अब किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई कर लिए, उसको क्लासिफाई कर लिए, अब क्या करना है, उसको एक नाम देना है, ठीक है। जैसे हम लोगों का नाम है, अब ये नाम क्यों दिया जाता है, इट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर आपका नाम नहीं होता, आप सोचो, आप इफ यू नॉट बी हैविंग ए नेम, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। सिमिलरली व्हेन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू अंडरस्टैंड आप किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका एक नाम होना चाहिए जिससे आप समझ सकते हो। लाइक अभी सपोज मैं आपको टाइगर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, तो जब मैं से ही आपको टाइगर वर्ड बोलता हूँ, या फिर अगर उसका साइंटिफिक नेम ले लेंगे पैंथेरा टाइग्रिस बोलता हूँ, तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाता है कि हाँ इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है। तो उसी लिए उनको एक साइंटिफिक नेम देना बहुत जरूरी है। अब साइंटिफिक नेम क्यों है, ये हम लोग फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे while we will be reading about the taxonomic hierarchy and binomial nomenclature, ठीक है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए कि साइंटिफिक नेमिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, ठीक है। द नेक्स्ट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मॉर्फोलॉजी. Morphology is the study of external features of an organism, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल फीचर होता है उसके स्टडी को बोला जाता है क्या, मॉर्फोलॉजी। ये प्लूरल हो गया, जस्ट रेक्टिफाई दिस, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर आप बाहर से देख के पता कर रहे हैं, लाइक अगर आप देख रहे हैं एंड इफ दैट ऑर्गेनिज्म दैट यू आर लुकिंग एट, इट हैज वन स्टेम, इट हैज 5 ब्रांचेस, इट हैज सपोज 20,000 लीव्स, तो आप बाहर से देख के बता सकते हैं। तो अगर एक प्लांट को आप देख रहे हैं तो बाहर से स्टडी करके उसको, जब आप उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। अब देखिए एक प्लांट आप बाहर से देख रहे हैं तो उसका स्टेम आपको दिखेगा, आपका लीफ दिखेगा उसको, एंड देन यू विल आल्सो फाइंड कि आपको ब्रांचेस दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब दिखता है क्या आपको, यू विल नॉट सी इट। सो द स्टडी ऑफ ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर के जो उसके प्रॉपर्टीज हैं उसके स्टडी को बोला जाता है मॉर्फोलॉजी। नाउ इसी के साथ रिलेटेड नेक्स्ट ब्रांच होता है, there is a next branch which is called as anatomy. Now ये क्या होता है, it is the study of internal features of the organism. अब बाहर के फीचर्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। बाहर से आप देख लिए कि एक प्लांट का स्टेम है, उसका ब्रांचेस हैं, उसके लीफ हैं, उसके फ्लावर्स हैं, उसके फ्रूट हैं, अंदर से वो कैसा दिखता है। अगर आप पेड़ को काटेंगे तो उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लाइक आपका देख लीजिए एक फ्लावर देख लीजिए, तो फ्लावर बाहर से आप देख रहे हैं, लेकिन जब उसको काटेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा, लाइक ओवेरी होगा, ओव्यूल होगा, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं। So when you are studying these internal features, that is called as anatomy. Study of external features, बाहर के जो features हैं उसको बोला जाता है morphology, और study of internal features, जो अंदर के features होते हैं उसके study को बोला जाता है anatomy. Now that study is called as anatomy, ठीक है। ये भी एक्चुअली एक लैटिन वर्ड ही है, एनाटोमी। टोमस मीन्स टू डाइसेक्ट, एना मीन्स अप, तो सिंपली बोला जाए तो डाइसेक्ट अप। अगर किसी चीज को आप डाइसेक्ट करते हो और उसके अंदर की चीजों को स्टडी करते हो, वो हो जाता है एनाटोमी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फिजियोलॉजी। तो जैसे ही आप लोग डाइसेक्ट करते हो, किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हो, तो उसके अंदर आपको टिश्यूज, ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स दिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को काटते हैं तो उसके अंदर आपको हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, स्टोमक, ये सारे ऑर्गन्स दिखेंगे, या फिर ऑर्गन सिस्टम्स दिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर टिश्यूज दिखेंगे लाइक मसल्स एंड ब्लड। तो ये सारे चीज आपको अंदर देखेंगे। लेकिन ये जो आप इंटरनल ऑर्गन्स देखते हैं, हर एक ऑर्गन का कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई प्रोसेस वो कैरी आउट करता है, राइट। Suppose you are taking stomach carries out digestion. If you are taking lungs, it carries out respiration. If you are taking kidneys, they carry out excretion. So every organ conducts a specific process, a biological process, biochemical process. So the study of these metabolic processes is known as physiology. The study of this मेटाबॉलिक प्रोसेस, या फिर आप उनको बायोकेमिकल फंक्शंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बायोकेमिकल फंक्शनिंग या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं।
So the study of this process, study of respiration, study of circulation, study of digestion, so the study of these processes is called as physiology. ठीक है? Study of external features, morphology, study of internal features, anatomy, and study of these processes is called as physiology. Okay, so these are some of the terminologies that you people need to understand before studying biology. तो आपको ये टर्म्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे और किसका क्या मीनिंग होता है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. तो जब मैं बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लासेस लूंगा तो डायरेक्टली मैं टर्म्स बोल दूंगा, तो आपको समझ जाना है कि ये वाला चीज इस चीज को रेफर कर रहा है. ठीक है? So this is for the first class. In the next class we'll start our first topic of chapter 1, that is the properties of living organisms. Okay, thank you everyone.